मूवी की शुरुआत होती है तो हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसका नाम किम होता है और वो एक काफ़ी अच्छा इंसान होता है और लोगों की हेल्प करता है। और लोगों की मदद करने की वजह से कई बार किम उनसे पैसे भी नहीं लेता और उसकी यही आदत की वजह से वो ज़्यादा पैसे भी कमा नहीं पाता और वो काफ़ी गरीब भी होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस शहर में वो रह रहा होता है वहाँ आंदोलन चल रहा होता है और वहाँ के स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इन प्रोटेस्ट की वजह से किम, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका काफ़ी नुकसान हो रहा होता है क्योंकि उसको कोई सवारी नहीं मिल रही होती, जिस वजह से वो कुछ कमा भी नहीं पाता। तभी जैसे ही शाम होती है तो वो अपने घर आ जाता है जहाँ उसकी बेटी उसका वेट कर रही होती है। दरअसल किम की वाइफ की डेथ हो गई होती है और वो अपनी बेटी के साथ एक घर में रह रहा होता है जो कि रेंट पे होता है और उसने कई महीनों से अपने घर का रेंट भी नहीं दिया होता, जिस वजह से उस घर की ओनर उसे रेंट पे करने को कहती है। पर उस समय किम पर एक भी रुपए नहीं होता, इसलिए वो कुछ दिन की मोहलत मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम जर्गन होता है और वो जर्मनी का रहने वाला होता है और वो जापान आया होता है जहां वो अपने कुछ साथियों से मिलता है जो कि उसे बताते हैं कि उसे ग्वांगजू जाना चाहिए क्योंकि उस शहर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो कि वहाँ के स्टूडेंट कर रहे हैं, उसे उसको कवर करना चाहिए। लेकिन वहाँ रिपोर्टर का जाना मना है, इसलिए उसको सावधान रहना होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम किम को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ एक कैंटीन में बैठा होता है। तभी वहाँ के लोग बोलते हैं कि जर्मनी से एक गोरा आदमी आया है जो कि एक रिपोर्टर है और जो भी उसे ग्वांगजू ले जाएगा वो उसे 1 लाख रुपए देगा। और ये बात सुनते ही किम वहाँ से अपनी कार लेकर उस रिपोर्टर के पास पहुँच जाता है और जर्गन उसकी टैक्सी में बैठ जाता है और वो दोनों दूसरे शहर ग्वांजू जाने लगते हैं। दरअसल किम को पता नहीं होता है कि ग्वांजू में हालत बहुत खराब है और वहाँ सब कुछ बंद है और यही कारण होता है कि कोई भी टैक्सी ड्राइवर जर्गन के साथ जाने को तैयार नहीं था। वहीं जर्गन बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उसे उस शहर की रिपोर्टिंग करनी होती है। तभी जब वो ग्वांजू पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें रास्ते में आर्मी मिलती है और आर्मी उन्हें ग्वांजू नहीं जाने देती और कहती है कि कोई भी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां सब कुछ बंद और आर्मी सारे रास्तों पर मौजूद है, जिस वजह से वो जंगल वाले रास्ते से छुपते हुए जाने लगते हैं। पर उन्हें वहां भी आर्मी मिल जाती है। तभी किम उन आर्मी वालों को कहता है कि वो उन्हें जाने दे क्योंकि मेरे साथ जो आदमी मौजूद है वो जर्मनी से है और वो अगर आज ग्वांजू नहीं पहुंचा तो जो उसका बिजनेस है वो खराब हो जाएगा। और तभी वो आर्मी ऑफिसर उन दोनों को जाने देते हैं और रास्ते में किम जर्गन से पैसे मांगने लगता है और जर्गन उसे आधे रुपए देकर कहता है कि वो आधे रुपए काम होने के बाद देगा और वो दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं। तभी जैसे ही वो ग्वांजू पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा शहर बंद होता है और पूरे रोड पर सन्नाटा होता है। तभी जर्गन अपना कैमरा निकालता है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। इसी बीच वहाँ कुछ स्टूडेंट आते हैं जो कि एक कार पे होते हैं और वो उन्हें रोक देते हैं और तभी किम उन्हें बताता है उसके साथ एक रिपोर्टर है और वो उनका इंटरव्यू लेना चाहता है। तो वो सब पहले जर्गन का स्वागत करते हैं और उसे अपना इंटरव्यू देने लगते हैं। दरअसल वो सब खुश होते हैं कि अब जर्गन के थ्रू पूरे दुनिया में उनकी खबर छपेगी। तभी वो स्टूडेंट किम और जर्गन को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहां वो दिखा सकें कि आर्मी उन स्टूडेंट पर किस तरह अत्याचार कर रही है और उन सबको आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रही है जैसे कि उन्होंने कोई अपराध किया हो और वो तो केवल अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। जिसके बाद जर्गन उन सब घायल लोगों को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद वो सब उस हॉस्पिटल से निकलते हैं और ग्वांजू शहर के चौक पर पहुंचते हैं जहां हजारों लोग मौजूद होते हैं और वो सब जर्गन और किम का खाना देकर स्वागत करते हैं। दरअसल उनको होप होती है कि जर्गन, जो कि रिपोर्टर है, वो उनकी खबर छापेगा और दुनिया को पता चलेगा कि वहां की आर्मी उन पर कैसे अत्याचार कर रही है। तभी किम जर्गन के साथ एक बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और जर्गन उस बिल्डिंग से पूरे प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करने लगता है जहां देखते ही देखते आर्मी बुरी तरह से वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देती है और उन सब के बीच काफी फाइट होने लगती है। तभी जर्गन उनके पास से रिकॉर्डिंग करने के लिए उस बिल्डिंग से नीचे जाने लगता है, पर किम उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वहां उसकी जान भी जा सकती है। पर जर्गन नीचे पहुंच जाता है जहां आर्मी के लोग जिन्होंने सिविलियन जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं जर्गन को देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो एक रिपोर्टर है और वो उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी किम जर्गन को अपनी टैक्सी में बैठाकर काफी दूर ले आता है और आर्मी वालों से बचा लेता है। पर उसकी टैक्सी खराब हो जाती है और वो वहीं फंस जाते हैं। पर तभी वहां कुछ और टैक्सी वाले आते हैं
और वो उनकी मदद करते हैं और किम को कहते हैं कि ये टैक्सी कल सुबह तक सही हो पाएगी, तब तक वो उनके घर पर रुककर वेट कर सकते हैं। दरअसल उनको पता होता है कि जर्गन और किम उन सब की हेल्प कर रहे हैं और उन्हें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वो उनमें से एक टैक्सी ड्राइवर के घर आ जाते हैं, जहां कुछ देर बाद ही उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। और जब वो घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें एक जगह आग दिखती है, और जब वो सब वहां पहुंचते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वहां आर्मी खुलेआम लोगों पर गोलियां चला रही होती हैं, जिसे देखकर किम को यकीन नहीं होता कि आर्मी ऐसा आखिर कर कैसे सकती है। दरअसल किम भी कई साल आर्मी में रहा होता है, लेकिन तभी कुछ आर्मी ऑफिसर उन्हें वहां देख लेते हैं और तभी वो सब भागने लगते हैं और आर्मी उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल उन्हें जर्गन का वो कैमरा चाहिए होता है जिसमें सभी रिकॉर्डिंग होती है, पर वो लोग उनको कैमरा देने से पहले उनके सभी साथियों को मार देते हैं और किम एंड जर्गन बचते बचाते घर वापस आ जाते हैं, जहां किम को टेंशन होने लगती है क्योंकि उसकी बेटी घर पर अकेली होती है और उसे इस वक्त तक घर पहुंच जाना चाहिए था। तभी जब सुबह होती है तो जर्गन किम को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि उसे जल्दी से अपने घर पहुंच जाना चाहिए ताकि वो अपने बेटी से मिल सके, और वो ऐसा ही करता है और अपने घर जाने लगता है और रास्ते में रुककर खाना खाता है, जहां लोग ग्वांगजू के इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन किम उन्हें अनसुना कर देता है और जर्गन के दिए हुई पैसों से अपनी बेटी के लिए शूज खरीदता है और अपनी बेटी के पास जाने लगता है, पर बीच रास्ते से वो अपनी टैक्सी को घुमा देता है और दोबारा ग्वांगजू की तरफ जाने लगता है। दरअसल किम को बुरा फील हो रहा होता है कि उसने वहां जर्गन को अकेला रहने दिया, जो कि दुनिया के सामने आर्मी की असलियत ला सकता था, और उसे वापस जाकर वहां से उसे लाना चाहिए। तभी वो वापस ग्वांगजू पहुंच जाता है और एक हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके सभी साथी वहां घायल होते हैं और वो उनकी वहां मदद करता है। तभी जर्गन वहां आ जाता है और किम उसे अपनी कार में बैठा लेता है और जंगलों के थ्रू वहां से निकलने लगता है। तभी वहां मौजूद आर्मी उन्हें रोकने लगती है, पर किम वहां से भाग निकलता है, पर वो ऑफिसर जो कि उनके पीछे लगा होता है वो उनका पीछा करने लगता है। पर तभी वहां ग्वांगजू की सभी टैक्सी आ जाती है, जो कि देखने में एक जैसी लगती है, और जिस वजह से आर्मी ऑफिसर्स को असली टैक्सी जिसमें किम और जर्गन होते हैं उसका पता नहीं चल पाता, और ना चाहते हुए भी उनको उन्हें जाने देना पड़ता है। तभी घर पहुंचकर किम सबसे पहले अपनी बेटी से मिलता है और जापान की आर्मी उनके पीछे लगी होती है, जिस वजह से किम मुश्किल से जर्गन को जापान से बाहर निकाल पाता है और अपने देश जाकर जर्गन वो क्लिप्स जो कि उसने जापान में रिकॉर्ड करी होती है लाइव टीवी पर टेलीकास्ट कर देता है, जहां पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि जापान में क्या हो रहा है और कैसे वहां की आर्मी वहां मौजूद आम लोगों को टॉर्चर कर रही है। जिसके बाद जल्द ही जापान में सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत गए होते हैं और जर्गन जो कि वो रिपोर्टर होता है वो जापान आता है और वो काफ़ी बूढ़ा हो गया होता है और वो काफ़ी कोशिश करता है किम से मिलने की, पर उसे उसका पता नहीं मालूम होता, जिस वजह से वो उससे आज तक नहीं मिल पाया होता है। और वो दोनों उस दिनों के बाद आज तक नहीं मिले होते जहां एक फंक्शन में जर्गन कहता है कि वो आज भी किम को मिस करता है, और एक वही आदमी था जिसके वजह से वो आज भी जिंदा है। और जर्गन की बात एक न्यूज़पेपर में छपती है, जिसे किम जो कि बूढ़ा हो गया होता है और आज भी टैक्सी चला रहा होता है, वो देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है और वो कहता है कि एक दिन वो भी उससे ज़रूर मिलेगा। और ये मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है।